नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। बच्चों, अब हम आज मनु की परराष्ट्र नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। मनु ने मनुस्मृति में परराष्ट्र यानी कि विदेशी राष्ट्रों के साथ कैसे संबंध होने चाहिए इस पर अपना विचार व्यक्त किया है। इन संबंधों के संचालन में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्षों का वर्णन किया गया है। मनु की परराष्ट्र नीति के संचालन के सैद्धांतिक पक्ष के दो प्रकार हैं। पहला प्रकार है मंडल सिद्धांत और दूसरा है शाणगुण नीति। मंडल सिद्धांत के बारे में आपको मैं बताऊंगी। मंडल वह आधार है जो अंतर्राज्यीय संबंधों का संचालन सफलतम रूप में करता है। मंडल सिद्धांत में राज्यों के वर्गीकरण पर बल दिया जाता है। मंडल सिद्धांत का मूल आधार मान्यता या लक्ष्य यह है कि एक शासक को शासन की सफलता के लिए कम से कम शत्रु बनाते हुए मित्रों की संख्या अधिकतम बढ़ानी चाहिए। मंडल सिद्धांत शांति व मित्रता के द्वारा सभी राष्ट्रों के मध्य शक्ति संतुलन की स्थापना का व्यवहारिक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। मनु के अनुसार विजिगीषु यानी कि विजय व सफलता का इच्छुक राजा राज्य को मंडल सिद्धांत का केंद्रीय स्थान माना जाता है। राज्य मंडल के अन्य राज्यों की गणना व वर्गीकरण विजिगीषु राज्य के संदर्भ में ही किया गया है। राज्य या राष्ट्रमंडल में क्रमशः 4 प्रकार के मित्र, शत्रु, उदासीनता व मध्यम राज्य हैं। मनु के अनुसार पड़ोसी राज्य सदैव शत्रु है। शत्रु राज्य का सीमावर्ती राज्य मित्र है। जिस राज्य की सीमा भिन्न एवं शत्रु राज्य की सीमा से मिलती है उस राज्य को मनु मध्यम राज्य कहते हैं। इन राज्यों से विभिन्न राज्यों को मनु उदासीन राज्य कहते हैं। मनुस्मृति में मनु ने राष्ट्रमंडल के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या 12 मानी है। विजिगीषु के अग्रभाग में सीमावर्ती राज्य अरि यानी शत्रु है, उसके बाद मित्र, अरिमित्र व अरिमित्र मित्र है। अतः उसके अग्रभाग में 5 राज्य हैं। ठीक इसी प्रकार विजिगीषु के पृष्ठभाग का सीमावर्ती राज्य पाषाणिग्रह है, उसके बाद आक्रांत, पाषाणिग्रह, सार, आकांद्रसार माने गए हैं। मनु ने आकांद्रसार को मित्र प्रकृति का राज्य व पाषाणिग्रह को शत्रु राज्य का माना है। मध्यम व उदासीन राज्य भी राज्य मंडल के सदस्य राज्य हैं। अतः विजिगीषु राज्य के अग्रभाग में 5 सदस्य राष्ट्र व पृष्ठभाग में 4 सदस्य राष्ट्र हैं। एक उदासीन, एक मध्यम व एक स्वयं विजिगीषु राज्य है। इस प्रकार राज्य मंडल के 12 सदस्य राज्यों की संख्या 12 है। मनु के शब्दों में प्रत्येक राज्य की 5 प्रकार की द्रव्य प्रकृतियां हैं, जैसे कि अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, अर्थ यानी कोश, दंड यानी सेना आदि। इस प्रकार राष्ट्रमंडल के माननीय सदस्यों एवं राजाओं सहित कुल 72 प्रकार की प्रवृत्तियां मानी गई हैं। मनु के अनुसार प्रत्येक राजा का यह कर्तव्य है कि वह राज्य की रक्षा एवं प्रजा के कल्याण और सुरक्षा के लिए राज्य व प्रजा के हितों की पूर्ति के लिए राष्ट्रमंडल में शत्रु और मित्र पक्ष के राजाओं की संख्या में उचित अनुपात बनाए रखे। मनु के राज्य के मंडल सिद्धांत की विस्तृत विवेचना का यदि हम सारांश देखें तो यह निकलता है कि मनु एक शासक को यह ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं कि कौन सा राज्य मित्र हो सकता है और कौन सा राज्य शत्रु हो सकता है। एक राजा को
इस प्रकार का अंतर्ज्ञान रखते हुए ही अपने विदेश परराष्ट्र नीति का संचालन करना चाहिए। मंडल सिद्धांत एक शासक के समक्ष सीमावर्ती व पड़ोसी राज्यों का विवेक सम्मत व वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत करता है। शासक को निर्णय लेने पर राष्ट्र की क्रिया व प्रतिक्रिया का भावी अनुमान मंडल सिद्धांत के ज्ञान द्वारा दिया जाता है। क्रिया व प्रतिक्रिया के आधार पर ही एक राष्ट्र अपनी विदेश परराष्ट्र नीति को व्यवहारिक व उपयोगी बना सकती है। मंडल सिद्धांत एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। मनु ने एक राजा को सुझाव दिया है कि वह संबंधित राज्य के राजाओं के मन व दृष्टिकोण के आधार पर उसकी नीति का आकलन ही नहीं करें वरन उस राज्य की स्थिति, शक्ति व दृष्टिकोण को निर्धारित करने वाले समस्त पक्षों और प्रकृतियों पर सूक्ष्म रूप में ध्यान दें। तो वो इस प्रकार बच्चों मंडल सिद्धांत के द्वारा मनु राजा को राज्य की प्रकृतियों से और उन प्रकृतियों के माध्यम से राज्य का संचालन कैसे किया जाए इस बारे में दिशा देते हैं। इसके बाद हम षड्गुण नीति पर विचार विमर्श करेंगे। मनु ने परराष्ट्र संबंधों के संचालन में षड्गुण नीति का महत्व बताया है। षड्गुण नीति द्वारा एक राजा दूसरे राजा के साथ जो परराष्ट्र नीति का संचालन करता है उसमें विवेक व राष्ट्रीय हितों का बोलबाला रहता है। मनु ने स्मृति में 6 नीतियों संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधिभाव, संशय आदि का वर्णन किया है। उनके अनुसार सर्वप्रथम संधि से यहाँ अभिप्राय है लक्ष्य, भावी लाभ व दूरदर्शिता। एक राजा जब भी किसी राज्य से संधि करे तो उसे ये देखना चाहिए कि संधि द्वारा कोई तात्कालिक या भावी लाभ आवश्यक ही हो। मनु ने संधि के 2 प्रकार बताए हैं, सम्मान कर्मा संधि, असमान कर्मा संधि। सम्मान कर्मा संधि में 2 समान स्तर के शासकों में सम्मानजनक संधि होती है और असमान कर्मा संधि में 2 असमान स्तर के शासकों में संधि होती है। संधि में किसी एक पक्ष का उचित सम्मान नहीं किया जाता है। इसके बाद नंबर 2 है विग्रह। विग्रह शब्द का अर्थ युद्ध से है। ए राजा बी राज्य को जीतने अथवा से पीड़ित करने की इच्छा से सशस्त्र आक्रमण करता है तो वह विग्रह कहलाता है। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि जब सभी परिस्थितियां अनुकूल हों उसी समय विग्रह करना चाहिए। मनु ने विग्रह के 2 प्रकारों का वर्णन किया है। प्रथम यह कि शत्रु पर विजय पाने हेतु शत्रु पक्ष की कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त करके ही विग्रह किया जाए, और दूसरा यह है कि जब कोई राजा मित्र राजा पर आक्रमण करे तो प्रतिशोध स्वरूप उस राजा के विरुद्ध विग्रह किया जाए। अतः विग्रह का लक्ष्य साम्राज्यवाद व मित्र की रक्षा करना। नंबर 3 यान का अभिप्राय वास्तविक आक्रमण से है। विग्रह और यान में अंतर है कि यान विग्रह से ज़्यादा महत्वपूर्ण व वास्तविक युद्ध कहलाता है, वह यान कहलाता है। मनु ने यान के 2 प्रकार बताए। पहला, जब एक शक्तिशाली और सामर्थ्यवान राजा किसी शत्रु के आपत्ति से घिरा देखकर उस पर युद्ध कर देता है, यह यान का प्रथम प्रकार है। नंबर 2, जब एक राजा आक्रमण करने में और सैनिक शक्ति से पूर्ण रूपेण समर्थ नहीं तो वह अपने मित्र राष्ट्र की सेना की मदद से शत्रु पर आक्रमण करता है, यह यान का द्वितीय प्रकार है। मनु एक राजा को राय देते हुए कहते हैं कि राज्य द्वारा यान का प्रयोग उसी समय करना चाहिए जब आक्रमणकर्ता राज्य की सेना पूर्ण रूपेण शक्तिशाली हो और शत्रु पक्ष कमजोर और दुर्बल परिस्थिति में हो। नंबर 4 आसन। जब एक राजा युद्ध को कुछ समय के लिए त्याग कर उसकी उपेक्षा व प्रतीक्षा करे तो ऐसी क्रिया का आसन कहा जाता है।
इसके दो प्रकार हैं। पहला, सेना या धन की कमी, निर्बलता के कारण राज्य द्वारा आक्रमण ऑब्लिक युद्ध की उपेक्षा की जाती है। और नंबर 2, आसन यह है कि जब एक राजा का मित्र युद्ध की उपेक्षा का अनुरोध करता है। मनु ने आसन की उपयोगिता व लक्ष्य को इंगित करते हुए कहा है कि एक राज्य या राजा आसन का सहारा लेकर शत्रु को शांत करके उसकी स्थिति को अनुकूल व शक्तिशाली बना सकता है। नंबर 5, द्वैधी भाव। मनु के अनुसार द्वैधी भाव का अभिप्राय है कि जब एक राजा अपनी सेना के कुछ भाग को सेनापति के नेतृत्व में छोड़कर स्वयं कहीं और निवास करता है। मनु ने द्वैधी भाव के दो प्रकार बताए। नंबर 1, सेना का कुछ भाव सेनापति के नेतृत्व में राज्य की रक्षा करे। और नंबर 2, सेना के शेष भाग को राजा के नेतृत्व में पूरे किले के अंदर रखा जाए। द्वैधी भाव को लेकर मनु ने राजा को सलाह दी है कि यदि वह स्वयं शत्रु से अधिक शक्तिशाली अनुभव करे तो वह सेना को दो भागों में विभाजित कर ले। सेनापति के अधीन सेना शत्रु को रोकने का कार्य करे और शेष सेना राजा के नेतृत्व में सुरक्षित स्थान पर रहते हुए मित्रों की सहायता से अपनी शक्ति में वृद्धि करे। द्वैधी भाव का लक्ष्य यह है कि शत्रु को भ्रमित करते हुए उसे आंशिक शक्ति से ही पराजित कर दिया जाए। और नंबर 6 पर है संश्रय। संश्रय सदैव शक्तिहीन राजा के ही भाग्य में आता है। जब एक शक्तिहीन राजा शक्तिशाली राज्य की शरण लेता है तो आपत्ति काल में अपनी आत्मरक्षा करता है। इस प्रक्रिया को संश्रय कहा जाता है। मनु के शब्दों में यदि द्वैधी भाव से भी आत्मरक्षा न हो सके तो संश्रय ही अंतिम विकल्प बचता है, जिसके आधार पर एक राजा अपने राज्य की आत्मरक्षा कर सकता है। तो बच्चों, मनु की षाणगुण नीति और उसके द्वारा बताए गए मंडल सिद्धांत के द्वारा राजा को उसके कर्तव्यों को और शत्रुओं से उसके आक्रमण से बचाव के उपाय बताए हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रहित की साधक व्यवहारिकता और यथार्थवादी स्वरूप को दिखाया जाता है। षाणगुण नीति तार्किकता से परिपूर्ण है। वर्तमान भूमंडलीकरण के दौर में विश्व की राजनीति हो या किसी एक राष्ट्र की या प्रांत की, सभी में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मनु की षाणगुण नीति का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पालन, क्रियान्वयन और संचालन हो रहा है। षाणगुण नीति वर्तमान में प्रासंगिक, उपयोगी व सार्थक है। आज के व्याख्यान में इतना ही।